नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने कैपेसिटर को स्टार्ट किया था और कैपेसिटर का फर्स्ट टाइप जो स्फेरिकल कैपेसिटर था उसके बारे में देखा था। स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस का फिजिकल मीनिंग क्या होता है और बहुत सारे हमने उसके टर्म जैसे एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं या जो भी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे कि हमारा क्या था, एनर्जी बाउंडेड नहीं रहती थी, वहां से एनर्जी इनफिनाइट तक जाती थी। उसके अलावा जो हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर था उसका कैपेसिटेंस बहुत ही कम था। तो उन्हीं सब प्रॉब्लम को एलिमिनेट करते करते, रिसर्च करते करते एक नए टाइप का कैपेसिटर का जन्म हुआ जिसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। अब इसके बारे में जो हमने वहां पे देखा था, कैपेसिटेंस, एनर्जी और आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजों को इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शांति से पूरा सेशन देखिएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर आपने अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखा है, एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि सारा कुछ उसी पे बेस्ड होने वाला है। अब यार पैरेलल प्लेट का मतलब क्या है? प्लेट, हाँ बिल्कुल सही आपने सोचा, एक प्लेट रहेगी। तो चलो हम एक प्लेट लाते हैं। ये हमारा आया एक प्लेट। अब ये देखो पैरेलल है, इसके ही समांतर एक और प्लेट लगाएंगे। अभी ये सब हम किए क्यों, अभी आपको जस्ट पता चल जाएगा। इसके जस्ट समांतर एक और प्लेट हमने रखा, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। अब स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होता था, याद है कि भूल गए? अगर यहाँ हमारा कोई स्फेरिकल कैपेसिटर होता था, इस पे अगर हम कोई चार्ज क्यू रखते थे, तो जब हमारा कोई चार्ज है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी कि नहीं? बिल्कुल प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें प्रोड्यूस होकर इनफिनाइट तक जाती थी, जहां से हमारी एनर्जी बाउंडेड नहीं थी। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे ही हमने एक कैपेसिटर रखा, देखो इस पे चार्ज आपका इक्वल भी होगा, अनइक्वल भी होगा। सारा कैलकुलेशन सब कुछ हम इक्वल चार्ज लेके करते हैं। अभी जैसे जैसे लेक्चर आगे जाएगा हम अनइक्वल को भी लेके डिस्कस करेंगे। अगर मैं मान लेता हूं इस पे चार्ज है प्लस क्यू, तो दूसरे प्लेट पे जस्ट इसका अपोजिट माइनस क्यू चार्ज आएगा। अब आप बताओ, अगर ये हमारा प्लस चार्ज है, प्लेट ऐसे एक रखी हुई है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कहां से जाएंगी? पॉजिटिव से निकलेंगी कि नहीं? यहां से निकलेंगी और जाएंगी कहां हमारी? ये जो निगेटिव साइड है इधर। तो यहाँ पे देखो, जब स्फेरिकल था तो एनर्जी हमारी बाउंडेड नहीं थी, लेकिन यहाँ पे निकली एनर्जी तो इसने आके इसको रोक लिया है। तो ये हमारी एनर्जी क्या हो गई? इलेक्ट्रिक एनर्जी बाउंडेड हो गई। तो जो हमारा पहला प्रॉब्लम था वो तो सॉर्ट आउट हो गया है। अभी दूसरा प्रॉब्लम है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको समझ में आया कि नहीं? अब जो इनकी ज्योमेट्री है उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले नॉमेनक्लेचर समझिए। दो समांतर प्लेट हैं जो एक दूसरे से बहुत ही छोटी सी दूरी डी, यहाँ पे मैंने इतना दूरी दिखाया ताकि आपको समझ में आए। जो इनकी ज्योमेट्री या एरिया है, जैसे इस प्लेट का एरिया अगर मैं दे दूं नाम A1 और इसका नाम दे देता हूं A2, तो इस एरिया के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत ही छोटी है। अभी इसका कुछ काम नहीं है, मैं मिटा देता हूं। ये सारी चीजें पिछले सेशन में हमने डिस्कस कर लिया था। देखो ये समझ में आया कि लिख दूं? हमने दो समांतर प्लेट लिया है, एक पे प्लस क्यू चार्ज है, एक पे माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली तो माइनस की तरफ जाएगी। दूसरा देखो ऐसे प्लेट है जो यहाँ से चली वो यहाँ पे आएगी, और निगेटिव के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ आएगी। देखो पॉजिटिव से अवे होती है, निगेटिव पे टुवर्ड्स होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। अब हमारा कंडीशन क्या है? ऐसा तो नहीं कि हम दो प्लेट को ऐसे ला के रख दिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे, नहीं। उसका कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन है, जो इसका एरिया और डिस्टेंस के बीच रिलेशन है। जैसे अगर इसके बीच जो डिस्टेंस है ये एरिया के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होना चाहिए, बहुत 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 छोटा एरिया के कंपैरिजन में, ठीक है?
अगर जैसे ये नैनोमीटर में है तो ये जैसे 1 मीटर के कंपैरिजन में 1 नैनोमीटर कितना ही छोटा होगा, आप इमेजिन कर पा रहे हो, 10 की पावर -9 मीटर इतना छोटा होगा, तो उसके कंपैरिजन में कैसा बिहेव करेगा, इनफिनाइट प्लेट बिहेव करेगा, करेगा कि नहीं। और जब ये हमारा इनफिनाइट प्लेट की तरह बिहेव करेगा तो हमारा क्या होगा, जिसके कारण इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो जो हमारी दोनों प्रॉब्लम थी दोनों सॉर्ट आउट हो गई कि नहीं, बिल्कुल हो गई। और दूसरा कंडीशंस क्या है, ये जो दोनों प्लेट रखी हुई है इनका एरिया सेम होना चाहिए। एरिया ये नहीं कि एक का ज्यादा एक का कम, दोनों प्लेट का एरिया सेम होना चाहिए। तो क्या हुआ, हमारा ये जो था, इन सब के करने के बाद ऐसा प्रैक्टिकल में देखा गया कि जो हमारा कैपेसिटेंस था वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया। समझ में आया कि नहीं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है। अगर नहीं समझ में आया है, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिए, फिर इसका हम कैपेसिटेंस एनर्जी सब कुछ निकालेंगे। एक बार जस्ट आप समझ जाइए, हमने दो समांतर प्लेट रखा एक दूसरे से जो बहुत ही छोटी दूरी डी दूरी पर है, इनका एरिया A1 A2 है, लेकिन हमारी कंडीशन है उसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होने के लिए जो इनके बीच का डिस्टेंस है एरिया के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये हमारा प्लेट इनफिनाइट प्लेन शीट की तरह बिहेव करेगी, जिससे हमारा कैपेसिटेंस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और दोनों प्लेट का एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, हमें तो समझ में आ गया, पहला टर्म क्या निकालना होता है, कैपेसिटेंस। इसका कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस जैसे हमने स्फेरिकल में निकाला था वही यहाँ पे भी निकालेंगे। तो चलो, याद है फार्मूला भूल गए, पहले डायरेक्ट उसी को लिखते हैं। कैपेसिटेंस हमारा क्या होता था कि जो हमारा चार्ज है, यहाँ पे देखो हमने सिमिलर चार्ज लिया है, केवल मैग्नीट्यूड अगर यहाँ पे सेम है, केवल साइन अपोजिट है, तो कैपेसिटेंस में हम जो प्लस पे चार्ज है उसी को लेते हैं Q बाई इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस C इक्वल टू Q बाई डेल्टा भी। समझ में आया कि नहीं, Q क्या है, चार्ज है, जो हमारा कैपेसिटर पे चार्ज है, यहाँ पे लिख दूं Q जो है वो हमारा चार्ज ऑन कैपेसिटर। सारे नोटेशन को अच्छे से समझ लीजिए, चार्ज ऑन कैपेसिटर। अब यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार बात याद है कि भूल गए, पिछले सेशन में मैंने बताया था, आप बताओ जो हमारा कैपेसिटेंस है क्या एक क्यू और डेल्टा वी पे डिपेंड करेगा, जो पोटेंशियल और क्यू है। वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। अब आप देखोगे सर ये तो फार्मूला देख के तो हमको समझ में आ रहा है कि एक क्यू और डेल्टा वी पे डिपेंड करेगा। अरे नहीं करेगा, हमने पिछले ही सेशन में आपको बोला था क्या है, जो हमारा कैपेसिटेंस है वो एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, जैसे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पता है कि नहीं, अरे R इक्वल टू क्या होता था, V बाई आई वाला, वहां पे रेजिस्टेंस हमारा एक मटेरियल प्रॉपर्टी होता था, क्लास 10th में आपने पढ़ा है। ऐसे ही सर्किट के एलिमेंट हमारे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, वो अभी हम आगे इंडक्टेंस देखेंगे। तो अभी कैपेसिटेंस की बात हो रही है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा C है ना, एक Q और डेल्टा V पे नहीं डिपेंड करता, Q और डेल्टा भी हमारा C के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते हैं। बोलो अगर कोई कभी पूछेगा आप उसको जस्टिफाई कर दोगे कि नहीं, आपने मटेरियल बनाया मानो 5 माइक्रोफैरेड, वो फिक्स हो गई, उससे ज्यादा न कम कुछ नहीं होगी। आपको कितना चार्ज देना है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है, वो उसके कैपेसिटेंस के हिसाब से आप एडजस्ट करोगे। तो यहां से अगर मैं चार्ज लिखूं Q इक्वल टू क्या निकल के आएगा, C डेल्टा भी। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो एक बार मैं वो डायग्राम ना यहाँ पे फिर से बना देता हूँ जो हमने वहां प्लेट बनाया था। तो चलो दो पैरेलल प्लेट ले लेते हैं, नोटेशन अच्छे से समझिएगा, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में प्रूफ करने के वो भी जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं ना उसमें पूछ लेता है। तो अगर ये चीजें आपको क्लियर नहीं रहेंगी तो वहां भी आप इसको नहीं कर पाओगे। क्या है, हमने चार्ज सेम लिया है, यहाँ पे मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज है। देखो यार, अगर आपको लग रहा है बहुत स्लो है, देखो मैं इसलिए इतना स्लो बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम में वीडियो देख रहे हैं, उनको थोड़ा लेट समझ में आ रहा, इसलिए मैं सारे स्टूडेंट को कंसीडर करके चल रहा हूँ कि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। ये हमारा है, दो पैरेलल प्लेट हैं, एक पे प्लस क्यू चार्ज है एक पे माइनस क्यू चार्ज है।
अब देखो दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इसका एरिया हमने ए दिया है तो इसका भी एरिया ए दे देते हैं। अब आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस और डायरेक्शंस क्या होगी बोलो। ए प्लेट, आप जो इनके बीच का डिस्टेंस है, जो इनके बीच का डिस्टेंस है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की खासियत क्या है, डी लेस देन एरिया उसके एरिया से बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो ए प्लेट हमारी कैसी बिहेव करेगी बोलो, यही पे लॉजिक, ए हमारा इनफिनाइट प्लेट शीट की तरह बिहेव करेगी। गॉस लॉ में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे, याद है कि भूल गए? वही चीज का यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो देखो अगर यहाँ मैंने एक पॉइंट मार्क किया, यहाँ पे बोलो अगर इसको प्लेट 1 दे दूं और इसको प्लेट 2, 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किधर आएगी, ये तो पॉजिटिव है, यहाँ से तो अवे होगी। E1 की डायरेक्शन इधर आएगी कि नहीं, बिल्कुल इधर ही आएगी। और जो ये हमारा प्लेट 2 है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, इसके कारण अगर इस पॉइंट हम देखें टूवर्ड्स, देखो प्लस के कारण दूर जाती है, माइनस के कारण उसकी ही तरफ आती है। तो ये आया हमारा E2। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया कोई बात नहीं, आप जाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, वहां पे मैंने ये सारी चीजें डिटेल में आपको सिखाया हुआ है। जो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लिया था वहां पे भी ये सारी चीजें डिटेल में आपको सिखाई गई हैं। अब आप मुझे बताओ ये प्लेट क्या हो गई, इनफिनाइट प्लेन शीट हो गई है कि नहीं? बिल्कुल। अब इसके बीच हमें क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, ई नेट। ई नेट हमारा क्या आएगा, दोनों का डायरेक्शन आप देखो वेक्टर सम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, E1 और उसी डायरेक्शन में है हमारा E2। अब आप बताओ E1 और E2 यहाँ पे है क्या? अगर आपको याद आया कि नहीं, यहाँ पे मैं फिर से आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ, भूल गए होंगे, काफी टाइम हो गया है। लेकिन यार इतना जल्दी मत भूलिए, अभी आपको एग्जाम देने हैं। अगर कोई हमारा प्लेट होता था, इस पे चार्ज Q हो या हमारा चार्ज डेंसिटी क्या हो, चार्ज डेंसिटी याद है कौन सी? यहाँ पे अगर ये सरफेस है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे लिखते थे, सिग्मा से। अगर चार्ज के टर्म में पूछे Q, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा। और कोई यहाँ से हम किसी भी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना होता था तो E इक्वल टू हमारा क्या आता था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता था कि नहीं? और अगर सिग्मा की वैल्यू क्या होती थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया AS। ये चीज बोलो याद है कि भूल गए? कब होता था, जब हमारा इनफिनाइट प्लेन शीट होता था। इसके बारे में सारा डेरिवेशन भी हुआ है, अगर आपको नहीं याद है आप YouTube पे सर्च कीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट बना हुआ है वीडियो में, जाके आप इसको देख लीजिए। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? अब इसी को हम E1 और E2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, एकदम आराम से कर रहे हैं। देखो कुछ भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। ई नेट हमारा E1 की वैल्यू कितनी आएगी, अगर इस पे मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना, सिग्मा, यहाँ भी मैग्नीट्यूड वही है तो यहाँ पे माइनस सिग्मा को हम सिग्मा से ही लिखते हैं, क्योंकि यहाँ हमने डायरेक्शन दिखा दिया है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस उसको नहीं डाल रहे हैं। कंफ्यूज मत होइएगा माइनस सिग्मा क्यों नहीं लिखा सर। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट E1 आया प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो डिनोमिनेटर बराबर है, जब इनका हम सम लेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इनको जब हम 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा निकल के आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या निकल के आया है, ई नेट। और अगर इसी को हम चार्ज के टर्म में रखें तो चार्ज सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई सरफेस एरिया, क्यू बाई ए, यही होता है कि नहीं, क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आया हमारा कभी कभी क्वेश्चन में दोनों प्लेट के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर फ्यूचर में कभी पूछे तो आप यहां से निकाल लोगे कि नहीं? ये सारी चीजें, इनके बीच का मीडियम अभी हम एप्सिलॉन नॉट एयर लेके कर रहे हैं, एयर या वैक्यूम, ठीक। अगर किसी मीडियम में रखे तो इसकी वैल्यू दिया रहेगा, और आपको रिलेटिव परमिटिविटी वो भी मैं सिखाया हुआ हूं। अगर कुछ भी दे आप आराम से निकाल सकते हैं। बोलो यहाँ तक कुछ भी डाउट? इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने बोलोगे सर निकाल दिया, हमें तो कैपेसिटेंस चाहिए था, उसको कैसे लाओगे? अरे कोई नहीं, एक आया है तो हम दूसरा आ जाएंगे। आपको याद है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर,
वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने निकाला था कि अगर इनके बीच हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, डी भी, ये जो दोनों हमारी प्लेट हैं, है कि नहीं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि लेट, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, लेट पोटेंशियल डिफरेंस या जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है बिटवीन प्लेट इज, कितना ले लेते हैं, डेल्टा भी, जो पोटेंशियल चेंजेज हैं डेल्टा भी है, ठीक। तो यहाँ पे एक रिलेशन आया था, अगर आपको नहीं याद है एक बार आप जाइए वो वीडियो देखिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हमारा डी भी इक्वल टू, माइनस प्लस माइनस का कोई झंझट ना हो, इसलिए मैं डायरेक्ट मॉड में लिख रहा हूं। ये होता था ई वेक्टर इन डॉट डी आर वेक्टर। डी आर क्या होता था, उनके बीच का डिस्टेंस, और ई होती थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब ये हम करेंगे ई डी और कॉस थीटा आएगा, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच कितना एंगल है, 0 डिग्री, तो कॉस 0 1 होगा। तो जब ये हमारा डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो ये हमारा कितना आएगा, इसको मैं डेल्टा भी इक्वल टू ई इंटू डी लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो। देखो कितना आराम से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी यार रॉकेट साइंस है, एकदम आराम से। अब हम जहां पे ई हमारा क्या है, ई नेट है, तो ए हमारा यहां से डॉट हटा देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जो डेल्टा भी हमारा निकल के आया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इसके बीच का क्या डिस्टेंस, ई नेट की वैल्यू हमने अभी निकाला है, उसकी पुट करते हैं क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये हमारा किसकी वैल्यू निकल के आई है, पोटेंशियल की। अगर दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल पूछे तो क्या आप इसको लगा के निकाल दोगे, अगर आपको क्यू दिया रहे, एरिया दिया रहे और डिस्टेंस दोनों के बीच दिया रहे। देखो ये किसी भी पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो हमारा काम हो गया, अब हमें कैपेसिटेंस चाहिए था। कैपेसिटेंस हमारा C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई डेल्टा भी, और डेल्टा भी हमने अभी निकाला है, कितना निकल के आया है, Q बाई डेल्टा भी की वैल्यू यहाँ से क्या है, Q बाई, यही है ना, Q बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, है कि नहीं। ये किसकी है, हमारी कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, एक Q से एक Q क्या हो जाएगा, मर जाएगा, एप्सिलॉन ए हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। तो जो हमारी C की वैल्यू निकल के आएगी, ए निकल के आएगी एप्सिलॉन ए इंटू डी। ए लो, मैंने बोला था शुरू में ही कि जो हमारी कैपेसिटेंस है वो अगर कोई मटेरियल बना तो फिक्स हो जाती है, उसके बाद नहीं चेंज होती। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, उसके डायमेंशन और उसके बीच डिस्टेंस कितना है। इसको यहाँ पे नोट करके लिख देना है, कई बार जेई और नीट में पूछा जा चुका है इस बात को कि क्या पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड करती है, नहीं करती। सी जो हमारा कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज क्यू। बोलो याद रहेगा कि नहीं। देखो एग्जाम में ऐसे इन्हीं छोटी छोटी चीजों पे यार क्वेश्चन पूछता है, चार सितारा तो नहीं पूछेगा। आपको बोले थे ना कि आप इतना चीजें जितना मैं बता रहा हूं उतना करिए, एग्जाम में आपकी रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता। सी हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, सी डिपेंड्स किस पे कर रहा है भाई, देखो ये एक तो हमारा इसके डायमेंशंस क्या है उस पे डिपेंड कर रहा है, और क्या डिपेंड कर रहा है, उनके बीच का जो मीडियम है, इस मीडियम में वो रखे हुए हैं उस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मानो पेट्रोल है अलग होगा, वाटर है अलग होगा, सबकी परमिटिविटी अलग अलग होती है कि नहीं, बिल्कुल अलग अलग होती है। और ये सारी चीजें कब हमारी हो रही है, यहाँ पे आप देखो प्रूफ के साथ, जो हम प्लेट के डिस्टेंस को क्यों इतना छोटा रखते थे, यहाँ पे वो वक्त आ गया है आपको बताने का। जो हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर में प्रॉब्लम आई थी, एक तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड थी, उसको हमने बाउंडेड कर दिया दो प्लेट लगा के। अगला था कैपेसिटेंस वहां बहुत लो था, यहाँ जब उन दोनों के बीच हमने डिस्टेंस बहुत कम किया, यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे डी को एरिया के कंपेरिजन में बहुत छोटा कर देंगे, डी एकदम छोटा है एरिया के कंपेरिजन में, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या होगा, बोलो कैपेसिटेंस ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं। देखो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो गया, यही हमारा टारगेट था। बोलो समझ में आया कि नहीं। अगर कोई भी ज्योमेट्री या प्लेट, देखो ऐसा नहीं कि प्लेट हमने यहाँ रेक्टेंगुलर दिया हमेशा रेक्टेंगुलर होगा, सर्कुलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हमको ज्योमेट्री तो देगा ही। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस एप्सिलॉन ए बाई डी करके। और कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज होता है आप यहाँ फार्मूले से भी देख सकते हो।
समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज़ करिए, एक बार फिर से देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी। आइए इस पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स करते हैं। मानो अगर एग्ज़ाम में आपको आ गया तो आप कैसे करोगे? अगर मानो कभी दे दे कि 2 हमारी प्लेट हैं, ये सब आपके बोर्ड में कभी-कभी 1-2 नंबर के पूछ लेता है, ठीक है? इसका लेंथ बोल देगा L है, इसका विड्थ है हमारा B, ठीक? एक रेक्टेंगुलर प्लेट है और इस पे चार्ज है प्लस Q। इसी के पैरेलल एक और प्लेट रख दिया क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस पे चार्ज क्या है? माइनस क्यू। इसका भी लेंथ अगर पैरेलल प्लेट है, एरिया सेम होना चाहिए, मतलब डायमेंशन सेम होगी। एल और ए बी आपसे पूछ रहा है, आपको क्या बताना है? क्या बताना है? इनके बीच का डिस्टेंस है डी, दोनों प्लेट के। आपको पूछ रहा है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसको बताओ। वीडियो को पॉज करिए और इसको यार बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात। एग्जाम में ऐसे ही आएगा, एल की कुछ वैल्यू दे देगा, बी की कुछ दे देगा, क्यू की, और आपसे पूछेगा। तो यार क्यू की पे तो डिपेंड ही नहीं करता कैपेसिटेंस, कुछ भी हमसे पूछे। तो सी इक्वल टू हमारा क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए। इनके बीच का मीडियम हमने एप्सिलॉन लिया है, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनके बीच का जो मीडियम है वो एप्सिलॉन नॉट ए है वैक्यूम के लिए, ठीक? एप्सिलॉन ए बाई डी। अब देखो यहाँ पे डी हमको दिया है, ए हमको एरिया चाहिए, इसका सरफेस एरिया। अगर ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ। तो ये निकल के आ जाएगा एप्सिलॉन एल बी डिवाइडेड बाई डी। इसका कैपेसिटेंस क्या आया? एप्सिलॉन नॉट एल इंटू बी बाई डी। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर रेक्टेंगुलर प्लेट देके आपसे पूछे, कुछ भी ज्योमेट्री दे, आप कर लोगे कि नहीं? बिल्कुल आसानी से कर लोगे। अब चलो एक और एग्जांपल्स देखते हैं। अभी हम क्या लेते हैं कि अगर ऐसा नहीं ना, अभी हम देखो ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेट ले रहे थे, अब हम सर्कुलर प्लेट ले रहे हैं। ऐसे वो खाने वाला प्लेट आप देखे हो ना, 2 प्लेट को उठाए और आपने ऐसे रख दिया। आखिर पैरेलल प्लेट है, एरिया सेम होना चाहिए, वो भी तो हमारा कैपेसिटर होगा, बिल्कुल होगा। तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे उसको देखते हैं। मान लेते हैं हमारा 2 पैरेलल प्लेट है और ये एक हमारी प्लेट है जिसका रेडियस है स्मॉल आर। एक ऐसा प्लेट है सर्कुलर, ठीक? यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू। इसी तरह एक और है इसके जस्ट पैरेलल, इसका भी रेडियस कितना है? रेडियस है आर, इस पे चार्ज है माइनस क्यू, ठीक? आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या बताना है? एक दूसरे से एक्स दूरी पर रखे हुए हैं, आपको इसका कैपेसिटेंस बताना है। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। यार एग्जाम में और आपके बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। आप बोलोगे क्या सर इतना इजी आता है? हाँ यार इतना ही इजी आता है, और क्या ही पूछेगा। तो जैसे ही आपने देखा, C इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन इंटू एरिया डिवाइडेड बाई डी। C इक्वल टू एप्सिलॉन, एरिया क्या है? सर्कुलर प्लेट, सर्कल का एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई उनके बीच का डिस्टेंस। ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस। अब क्या करेगा एग्जाम में? आपको आर की कुछ वैल्यू दे देगा, एक्स की कुछ वैल्यू दे देगा और एप्सिलॉन दे देगा। आप निकाल लोगे कि नहीं? एकदम आसानी से निकाल लोगे। कैपेसिटेंस में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। तो हमने पैरेलल प्लेट के बारे में डिस्कस किया, कैपेसिटेंस हो गया। अब कैपेसिटेंस के बाद अगला टर्म आएगा एनर्जी कितनी है। अब चलो अगला टर्म देखते हैं। अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आया है, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं कि हमारा कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कितना हो रही है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये पूरा जैसे हमने स्फेरिकल में देखा था ना, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। कुछ नहीं करना है, चलो हम प्लेट को फिर से बना देते हैं। क्या होना चाहिए? दोनों प्लेट का एरिया सेम होना चाहिए। और हम ले लेते हैं, यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है? प्लस प्लस प्लस। एक इसके पैरेलल और प्लेट लेके आए। अब तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आने लगी होंगी। इनके एरिया और डिस्टेंस के बीच जो रिलेशन है वो क्या है? बहुत ही छोटा है डिस्टेंस। इस पे है माइनस चार्ज, ठीक? ये एक दूसरे से डी दूरी पर रखी हुई है। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब आपको क्या करना है कि इस प्लेट के बीच कितना एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है उसको हमें निकालना है। कैसे निकालोगे? जैसे हम वहां करते थे सेम उसी टाइप का एनालिसिस करते हैं। तो चलो मान लेते हैं यहाँ पे अभी हमारा क्या है? टाइम t इक्वल टू 0। वहां भी ऐसे किए थे। अभी हमने दोनों प्लेट को देखा, अच्छा वो अभी तो प्रोसेस शुरू भी नहीं हुआ है। यहाँ हम इमेजिन करते हैं
जैसे टाइम 0 है, अभी कोई चार्ज यहाँ से वहाँ पे ट्रांसफर नहीं हुआ है। जब चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ है तो Q इक्वल टू क्या है हमारा? Q इक्वल टू है हमारा 0 और जो इनके बीच क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी वो हमारा क्या है? डेल्टा भी। अभी जब कोई चार्ज गया नहीं है, वो भी तो हमारा क्या आएगा? 0 0 आएगा कि नहीं? जो इनका पोटेंशियल है C इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा भी होता है। तो अगर इनके बीच पोटेंशियल भी है तो यहाँ से मैं भी इक्वल टू क्यू बाई सी लिखूंगा कि नहीं? बिल्कुल लिखूंगा। तो यहाँ पे आप देखो जो हमारा ये आया है पोटेंशियल ए निकल के आया है 0। बोलो यहाँ तक कुछ भी आपको डाउट हो? अब हमने क्या किया कि यहाँ पे माइनस वाले से एक एकदम छोटा सा चार्ज, देखो इसका मैंने पिछले में एकदम डिटेल में डिस्कस किया, इसलिए फटाफट करते हैं। एकदम छोटा सा चार्ज तोले और इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ला दिए। ये कुछ नहीं बोला, कोई नहीं भाई, एकदम छोटा सा ले आओ, हम रख देंगे। लेकिन जैसे ही कुछ टाइम बाद अब हम दूसरा चार्ज जाएंगे लेके यहाँ से आना शुरू करेंगे, देखो यहाँ से, तो जैसे यहाँ पे डी क्यू आएगा, क्या जो चार्ज यहाँ पे पहले से आया है वो उसको आने देगा? बिल्कुल नहीं आने देगा। वो तो उसको अपोज करेगा, बोलेगा ना ना भाई इधर मत आओ। और क्या ये अपने में से ब्रेक करने देगा? बिल्कुल नहीं ब्रेक करने देगा। ऐसे ही हम अब जब वो ब्रेक नहीं करने देगा, पहले चार्ज को तो ले जाने में कोई वर्क नहीं किया गया, इसलिए सारी चीजें 0 आई। लेकिन जैसे हम दूसरा तोड़ेंगे, वो बोलेगा ना ना अब हम आपको रिपेल करेंगे, आने नहीं देंगे। उसके अगेंस्ट मुझे क्या करना होगा? कार्य करना होगा। कार्य करेंगे तो वहां पे हमारा क्या होता था? वर्क आ जाता था कि नहीं? पोटेंशियल चेंज के कारण। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा के हम एनर्जी निकाल रहे हैं। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? अब अगला चार्ज यहाँ पहुंचा है, दूसरा लाओगे, बोलेगा ना हम नहीं आने देंगे। तो आप बोलोगे अच्छा नहीं आने दोगे, हम तुम्हारे ऊपर काम करेंगे, फिर लेके आएंगे, जबरदस्ती लेके आएंगे, तो उसके अगेंस्ट में काम होगा यहाँ पे। तो अभी मान लेते हैं टाइम क्या हो गया? टी इक्वल टू, मानो 5 मिनट बाद की बात कर रहे हैं। डी क्यू डी क्यू डी क्यू हम तोड़ के लाना शुरू कर रहे हैं। तो अभी हम एकदम छोटा छोटा चार्ज यहाँ पे कुछ नहीं लेके गए थे। Q इक्वल टू मान लेते हैं एक छोटू सा चार्ज जो डी क्यू है उसको हम Q से लिख रहे हैं, उसको लेके चले गए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल आया है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी, या अगर हम उसको V से लिखें तो V इक्वल टू हमारा क्या है? कैपेसिटेंस। क्या यहाँ पे चेंज होगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इसकी कैपेसिटेंस है वो फिक्स रहेगी, एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इस बात को नोट करके लिख लीजिए आप। तो यहाँ पे जो हमारा भी निकल के आएगा, ये निकल के आएगा चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस। सी हमेशा फिक्स ही रहेगी, यहाँ भी कैपेसिटेंस सी रहेगी। ठीक, बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? जब हमने 5 मिनट बाद देखा ये सिचुएशन हो रही है, कुछ अमाउंट आप चार्ज चले गए हैं, अब मानो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 दिन बीत गए। अब जितना चार्ज जाना था सारी चार्ज वहां पे जा चुके हैं, अब उससे आगे कुछ भी नहीं जाएगा। तो अब मान लेते हैं लास्ट में हमने ऐसे डी क्यू डी क्यू डी क्यू यहाँ से तोड़ तोड़ के उठा उठा के सबको यहाँ पे ला दिया, यहाँ पूरा खाली कर दिया। तो उस समय हमारा टी इक्वल टू इन्फेनाइट हो गया। जो हमारा चार्ज था यहाँ पे क्यू था, वो पूरे को उठा के हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो जो हमारा पोटेंशियल डेल्टा भी था, डेल्टा भी इक्वल टू क्या है? भी इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस। बोलो समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे चीजें कैसे हो रही हैं, अगर आपने इसको समझ लिया है तो आगे अब कोई भी दिक्कत नहीं, हम एकदम आराम से कर देंगे। अब आपको पता होगा जब ये चार्ज यहाँ पे आया तो डेल्टा भी इक्वल टू क्या होता है? याद है? भूल गए? हमने पहले ही चैप्टर में इसको डिस्कस किया था, वर्क डन। ये होता है डेल्टा भी इक्वल टू वर्क डन। यहाँ पे वर्क डन कौन कर रहा है? एक्सटर्नल एजेंट। ये तो आने नहीं देगा ना, तो आपने क्या किया? पकड़ के उठा के यहाँ पे लाया। तो ये एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया है इलेक्ट्रिक वर्क के अगेंस्ट में। वर्क डन बाई, और डिवाइडेड बाई क्या? जिस चार्ज को आप यहाँ से लेके यहाँ पे आए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी की यही तो डिफिनीशन होती थी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को लेके आके आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पे हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डेल्टा भी इंटू डी क्यू। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप बताओ यहाँ से डेल्टा भी हम किसको उठाएं? पहले को उठाएं, दूसरे को उठाएं, या तीसरे को? तो यार पहला तो एकदम 0 है, जब एकदम हमारा कोई प्रोसेस नहीं स्टार्ट हुआ था तब का है।
ये बीच वाले को उठाएंगे तो हमारा कुछ काम हो सकता है कि अगर हमें किसी भी टाइम पे पूछे तो हम उसको निकाल सकते हैं। तो जो यहाँ पे हम डेल्टा भी उठाएंगे वो किसको ले रहे हैं, मिडल वाले टर्म को उठा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या लिखूंगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इसकी वैल्यू पुट करो डी क्यू इंटू डेल्टा भी की वैल्यू यहाँ से जब आप डालोगे तो एकदम छोटू सा चार्ज आया है Q डिवाइडेड बाई C। बोलो ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं। अब आप मुझे बताओ, चार्ज शुरू हुआ है 0 से लेके कितना तक जाएगा, कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, जो Q है वही तो जाएगा, वही जाएगा। तो पूरे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो यहां से हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या करेंगे, वर्क डन बाय जो हम छोटा छोटा डी क्यू लाने में जितना काम कर रहे थे सबको हम क्या करेंगे, सम कर देंगे। ऐसे ही मानो 5 मिनट में कितना लाए, 10 मिनट में कितना, सबको ऐड करके हम टोटल वर्क निकाल देंगे। और ऐड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, छोटू सा वर्क डन कितना हुआ है हमारा, Q इंटू डी क्यू बाई सी, यही हुआ है कि नहीं। और जो हमारा चार्ज है वो 0 से लेके कहां तक गया है, Q तक। यहाँ तो यार कैपेसिटेंस आप बोलोगे सर ये तो कांस्टेंट है, हाँ यार बिल्कुल कांस्टेंट है। इसको बाहर ले लेते हैं तो ये बचा हमारा 0 से Q इंटू क्यू डी क्यू। ये तो यार एकदम इजी इंटीग्रेशन हो गया। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट Q डी क्यू क्या होगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी पहले से है। लिमिट हमारी कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेके Q तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आता है कि नहीं, अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता, मैथमेटिकल टूल का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां पे जाके आप इसको देख लीजिए। तो चलो यहाँ पे एक बार अपर लिमिट वैल्यू पुट करेंगे, Q की जगह कैपिटल Q, Q स्क्वायर बाई 2C माइनस लोअर लिमिट ए आ जाएगा 0। तो जो हमारा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आया, ये क्या निकल के आया है, Q स्क्वायर बाई 2C। यही तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। कैसे भूल गए कि याद है, जो हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता था, अरे यार यही तो होता था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये किस फॉर्म में स्टोर होता था, यार ये लग रहा है सब भूल गए। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज स्टोर्ड बाय, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ, दिख रहा है नहीं इधर, इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ नीचे लिख देते हैं, इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और ये कितना स्टोर हो रहा है, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। तो चलो देखते हैं फाइनल और इनिशियल, उसको हम इलेक्ट्रिक वर्क और ये एक्सटर्नल एजेंट क्या होते थे, निगेटिव होते थे, याद है कि भूल गए। तो यहाँ से जब हम यहाँ लिखेंगे U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू हमारा क्या है, माइनस वर्क डन। ये डिफिनीशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है एक बार जाके वहां पे देख लीजिए। ये इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में निगेटिव काम किए हैं ना, इक्वल टू प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। बोलो यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट, यहाँ यू इनिशियल हमारा क्या है, 0 है। इनिशियल में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, जब इसको हमने रखा था सब स्टेबल था, जब चार्ज को लाना शुरू किए तब एनर्जी में चेंजेस आई। जो फाइनल हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकल के आया, जिसको हम यू से लिखते हैं, कितना निकल के आया है, Q स्क्वायर बाई 2C। अगर कभी भी एनर्जी पूछेगा बता लोगे कि नहीं, किस पे डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटी वहां भी तो यही आया था फार्मूला, यहाँ एफ साइन ए बाई डी से कैपेसिटेंस निकाल के वैल्यू पुट कर देना। अब कभी कभी क्या करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या देगा, कभी कभी चलो हम उसमें भी दिखा देते हैं, जैसे वहां पे किए थे इन टर्म्स ऑफ Q एंड V। Q एंड V के टर्म में अगर आपको लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, U इक्वल टू क्या होता है, Q स्क्वायर बाई 2C। आपको C नहीं दिया है, Q और V दिया है, तो यहाँ पे C को ब्रेक कीजिए। C इक्वल टू हमने क्या देखे हैं, C इक्वल टू होता है Q बाई V, हमको C हटाना है, तो यहाँ पे C की जगह पे हम क्या रखेंगे, Q बाई V यही रखेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो जो हमारा U आएगा, U इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, C की वैल्यू क्या आएगी, Q बाई V। एक Q से एक Q क्या होगा, एक Q से एक Q हमारा कैंसिल होगा, और ये भी कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर। तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी बचेगी हाफ, एक Q से एक Q कैंसिल हुआ है, बचा है Q, और V यहाँ पे ऊपर आ गया। ये किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी U के बराबर।
अगर क्यू और भी दे के आपसे पूछे कि कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, कौन सा कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कभी कभी क्या करता है कि क्यू और भी न देके क्या दे देता है कभी कभी क्यू और भी न दे के आपसे दे देता है इन टर्म्स ऑफ वी एंड सी। अरे यार किसी में दे एक फार्मूला आप याद रखिए, कुछ भी पूछे आप उसको आसानी से कर सकते हो कि नहीं। वी एंड सी में पूछ रहा है तो यू इक्वल टू हमारा क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। यहाँ पे क्यू नहीं दिया है, वी एंड सी के टर्म में दिया है, तो सी इक्वल टू होता है क्यू इंटू वी। तो हमें क्यू को एलिमिनेट करना है, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी सी। तो देखो रटना बिल्कुल नहीं है, क्यू की वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर दो। तो जब हम क्यू की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू इंटू सी। यही आएगा ना, क्यू स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू सी। तो एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू आएगी हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी जैसा कुछ लग रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया है वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब तो सारा फार्मूला सब कुछ आपने देख लिया है, अब वक्त आ गया है किसका, क्वेश्चन प्रैक्टिस का। जो आपने देखा क्या वो समझ में आया कि नहीं, उसको हमें कैसे पता चलेगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। और आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछे किस तरीके से आते हैं आपके जेईई में, डायरेक्ट हम उसको लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके हम कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक। आराम से क्वेश्चन समझिए, इस पे चार्ज है Q और एक और पैरेलल प्लेट इसके जरिए, एक मिनट पेन स्टक हो रही है, हाँ सही हो गया। इस पे चार्ज है -Q, ठीक। इसके बीच अभी डिस्टेंस है D। अभी हमने क्या किया ना कि इसकी ज्योमेट्री को चेंज कर दिए हैं। क्या किया कि इसके बीच जो डिस्टेंस था, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका भी एरिया है, इसका भी एरिया है, अभी इनके बीच के अगर हम डिस्टेंस को ज्यादा करेंगे तो हमसे क्या पूछ रहा है उसको हम देखते हैं। अभी हमारा प्लेट वही है, सेम। क्वेश्चन पहले समझिए, यहाँ पे प्लस क्यू मतलब प्लस प्लस प्लस। अब इनके बीच जो डिस्टेंस है वो डी ना लेके हम 3D कर दे रहे हैं। कुछ भी क्वेश्चन में दे 3D 4D 5D, एक हम रैंडम ले रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक। इनके बीच का अभी डिस्टेंस कितना हो गया है, 3D। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर यहां से यहां आप डिस्टेंस इसको हटाओगे, इस प्लेट को अगर ऐसा तो नहीं है ना, ये प्लेट हमारी यहाँ पे फिक्स थी, ठीक। यहाँ भी इसको फिक्स किए थे। अभी आप क्या करोगे, एक बार जैसे देखो ये हमारी फिक्स है, ये हाथ है, यहाँ पे ऐसे अभी डी दूरी पर रखी हुई थी। अब हमने क्या किया कि इस प्लेट को ऐसे हटाना शुरू किया, तो क्या ये हटेगा, बिल्कुल नहीं हटेगा, वो अपोज करेगा। तो आपको एक्सटर्नल कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। देखो ये एक हाथ फिक्स है, एक हाथ घूम रहा है, तो इतने दूर पर अब हम 3D दूरी पर ला के रख दिए हैं। अब आपको पूछ रहा है कि हाँ डी से 3D दूर ले जाने पे प्लेट पे आपने कितना कार्य किया, वही आपसे पूछ रहा है। लिख दूं, फाइंड द वर्क डन। तो वीडियो को पॉज कीजिए और कीजिए खुद से, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं, और देखिए कि कहां पे आपसे गलती हो रही है। क्योंकि यार जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होंगे। इसलिए अभी से क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। तो चलो, हमें पता है कि जो हमारा एक्सटर्नल वर्क डन होता है वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है, वो हमारा स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है कि नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ पे अगर ये हमारा फाइनल पोजीशन है, ये हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ से मैं u फाइनल माइनस u इनिशियल कर सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो क्यू सी सारी वैल्यू हमको दिया हुआ है। यहाँ भी यार एरिया वही, आप ये मत समझ लेना कुछ दूसरा है। सेम प्लेट यहाँ पे रखी हुई है, केवल डिस्टेंस हमने चेंज किया हुआ है। आपसे पूछ रहा है डेल्टा यू और वर्क डन कितना किया गया, निकाल लोगे आगे मैं करूं चलो कर ही देता हूं। तो अभी देखो हमने यहाँ देखा क्या आया है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी पोटेंशियल एनर्जी का।
तो यहाँ पे वैल्यू फटाफट पुट कर देते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू डेल्टा यू, क्यू स्क्वायर चार्ज तो सेम है, हम प्लस वाले को लेंगे, डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ किस पे डिपेंड करेगा, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो उनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है, सी एफ माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी आई। अब बोलो कितना होगा कैपेसिटेंस, एफ साइजन ए बाई डी होगा कि नहीं। तो उसी को हम यहाँ पे रखते हैं वैल्यू। हमारा जो निकल के आया है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब देखो इस प्लेट के इस कंडीशन में कितना कैपेसिटेंस आएगा। अगर यहाँ पे मुझे कैपेसिटेंस लिखना हो तो C इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, C इक्वल टू एफ साइजन एरिया डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस 3D। और यहाँ पे हमारा कैपेसिटेंस कितना आएगा, C इक्वल टू कितना, एफ साइजन ए, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है D, जो हमारा इनिशियल में है। ये है C इनिशियल और ये है हमारा C फाइनल। कुछ नहीं करना है, इसी की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा एफ साइजन नॉट ए डिवाइडेड बाई 3D माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ साइजन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। यहाँ पे देखो ये सारी चीजें हमारी कॉमन है। सॉल्व कर दोगे, मैं फिर से आगे करूं तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, क्यू स्क्वायर बाई 2 एफ साइजन नॉट ए बाई डी, ये तो हमारा कॉमन है ना, क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू एफ साइजन नॉट ए, डी हमारा नीचे है, ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं। अरे यार ये पूरे टर्म ऊपर जाएंगे, इंटू डी आ जाएगा, और ये 3 ऊपर, ये 3D और ये डी ऊपर जाएगा ना, तो ए आ जाएगा 3 माइनस क्या आएगा, 3 माइनस यहाँ से डी हमने कॉमन ले लिया, 3 माइनस 1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, 3 में से 1 गए, कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं। ये हमारा निकल के आएगा 2 क्यू स्क्वायर डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ साइजन ए। यहाँ 2 से 2 हमारा मर गया। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आया, क्यू स्क्वायर इंटू डी डिवाइडेड बाई एफ साइजन नॉट ए। कभी भी अगर इस तरीके से कुछ भी चेंज करके आपसे पूछे, आप सॉल्व कर दोगे कि नहीं उसको आसानी से। आई होप आप एकदम आराम से इन सब चीजों को कर लोगे। अरे यार कभी भी अगर ऐसे कैपेसिटर पे पूछे एक फिक्स के मूवमेंट कराए क्या होगा, एकदम आराम से एनर्जी का चेंज निकाल देना, फाइनल माइनस इनिशियल कर देना, आपको वर्क डन मिल जाएगा। कभी कभी वो क्या करेगा ना, एरिया में भी चेंज करेगा, लेंथ में चेंज करेगा, कभी विड्थ में चेंज करेगा, कुछ भी करे, आपको कॉन्सेप्ट पता है, इसको अप्लाई करना और आसानी से आप इसको सॉल्व कर दोगे। तो ये रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। जितनी बेसिक चीजें थी वो सारी डिस्कस हो चुकी हैं। अब इसमें एक दूसरा टॉपिक आता है कि इसके फेस पर कितने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जैसे हमारा प्लेट है ना, इधर कितना है और इधर कितना है, क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। उसको कैसे हम टैकल करते हैं उस टाइप के प्रॉब्लम को, उसको यहाँ पे हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो अभी हम क्या ले रहे थे, देखो चार्ज हमारा क्यू क्यू सेम हो रहा था। अभी हम डिफरेंट चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे प्लेट पे अगर चार्ज सेम ना हो, डिफरेंट चार्ज ऑन द प्लेट, अगर हमारे प्लेट पे अलग अलग चार्ज Q1 Q2 Q3 कुछ भी दिए हो, तो उस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। समझ में आया कि नहीं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच फेस ऑफ ईच प्लेट, यही यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। ए प्लेट है ना, ए फेस ए फेस। तो चलो पहले, सबसे पहले हम अपना प्यारा सा कैपेसिटर बनाते हैं। चलो आ गया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वहां पे हम क्या करते थे, चार्ज सेम था, यहाँ ये है हमारा Q1 और इसकी एरिया क्या है, एरिया दोनों प्लेट की सेम होनी चाहिए, एरिया से कोई समझौता नहीं भाई, केवल यहाँ पे हम चार्ज को सेम वो कर रहे हैं, ठीक है। इधर आया हमारा Q1 और इस प्लेट पे हम चार्ज दे दे रहे हैं Q2, ठीक। इसका भी एरिया है ए। देखो प्लस माइनस हम अभी नहीं दे रहे हैं, एग्जाम में कुछ भी दे हम सबको अभी प्लस मान के चल रहे हैं। आप साइन के साथ पुट करिएगा जो फाइनल रिजल्ट आएगा। और एग्जाम में ना ऐसे देखे कई बार पूछा गया, जैसे ए फेस, देखो मेरा हाथ देख रहे हो ना, ए प्लेट मानो ऐसा है, ए प्लेट इस पर अभी इस पे पूरा चार्ज अगर Q है तो आपको पूछेगी इस फेस पे कितना है और इस फेस पे, तो आप उसको कैसे निकालोगे। ऐसे ए प्लेट है, इस फेस पे कितना है और इस फेस पे, इस फेस पे और इस फेस पे इतना है, कैसे आप निकालोगे, उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं।
तो चलो शुरू करते हैं। इस प्लेट को नाम दे देते हैं ए, मान देते हैं यहाँ पे ए, और ए है हमारा बी। ठीक, इसके अंदर हमने 2 पॉइंट दे दिया। अब चलो हम रैंडम कुछ भी मान देते हैं, अभी हमारे पास तो कुछ है नहीं। मैं क्या करता हूँ, मान देता हूँ ये जो प्लेट है ए हमारी, इसके इनर साइड पे हमारा चार्ज कितना है, क्यू। अब आप बताओ, जब यहाँ पे मैंने क्यू माना, टोटल चार्ज कितना है, Q1, तो आउटर फेस पे कितना बचेगा? अरे पूरे में से अगर इस फेस पे क्यू आ गया है तो इधर क्या बचेगा, Q1 माइनस क्यू। कैसे आया, समझ में आया ना? यहाँ पे मैंने क्यू मान लिया कि मान लेते हैं एक फेस पे क्यू है तो टोटल चार्ज Q1 है, तो दूसरे फेस पे ऑटोमेटिक Q1 माइनस क्यू आ जाएगा। इसी तरीके से इस फेस पे कलर चेंज कर दें, चलो एक कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम मान देते हैं इसके इनर साइड पे चार्ज है x। अगर यहाँ पे x आया तो बाहर वाले पे कितना आएगा, Q2 माइनस एक्स। अभी हम सबको प्लस लेके ही चल रहे हैं। ठीक है, लॉजिक समझिए आराम से। हमें 2 प्लेट दी गई थी जिसपे चार्ज हमारे सेम नहीं थे, कैपेसिटर था, हमसे बोला गया है कि इसके इनर और आउटर फेस पे कितना चार्जेस होंगे उसको आपको बताना। यहाँ पे लिख ही दूं क्या आपको, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख ही देता हूं ताकि आपको याद रहे ना। अगर एग्जाम अभी ये सब आप आ जाएगा ना, फाइनल रिजल्ट में 2-3 क्वेश्चन करोगे एकदम आसानी से आपका हो जाएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच फेस ऑफ ईच प्लेट। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए ना कैसे होगा। इसके बाद तो मैं करा ही रहा हूँ। देखो, जब आप सोचोगे ना तो आपका माइंड बहुत तेज और बहुत अच्छा चलेगा, तो इसलिए अच्छे से उसको सोचिए। तो चलो यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे जैसे चार्ज इनसाइड पे क्यू माना, बाहर पे Q1 माइनस क्यू गया। यहाँ पे इनसाइड एक्स माना तो बाहर वाले पे Q2 माइनस एक्स गया है। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है, आपको याद है ना कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, अगर कोई मटेरियल होता था तो उसके, ये जैसे हमारा प्लेट है, ये प्लेट, तो जो इसके अंदर, जो अगर ये जैसे हमारा एक है कोई सरफेस, जो इसका ये मोटाई, इसके अंदर आप कोई भी पॉइंट लोगे, चार्ज हमारा कहाँ पे रहता था, इसके सरफेस पे। अगर ये मटेरियल ऐसे पूरा है तो इसके, एक मिनट हम रेक्टेंगल में ही आपको दिखाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर मान लो यार ये हमारा कोई प्लेट है, ठीक, तो जो चार्ज है वो तो इसके सरफेस पे ही रहेगा। अगर इसके बीच की हम बात करें, यहाँ पे रेड करें तो कलर दिखेगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आप बताओ, याद है कि भूल गए? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आता था, जीरो आता था। पूरा हमने डिटेल में डेरिवेशन भी किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कंडक्टर के चार्ज होते थे या प्लेट के, वो हमेशा कहाँ चले जाते थे, उसके सरफेस पे। अगर अंदर कोई चार्ज नहीं रखा है तो उस मटेरियल के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या होती थी, जीरो होती थी। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? यही लॉजिक यहाँ पे हम यूज करके दोनों चार्ज के रिजल्ट को निकालेंगे। तो अगर यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो पॉइंट ए लिया है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, अगर इसको मैं नाम यहाँ ई ए दूं तो ये हमारा क्या आएगा, ये तो हमारा जीरो आ जाएगा यार। चार्ज तो इसके सरफेस पे है, अंदर तो चार्ज ही नहीं है, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आ गया, जीरो। इसी तरह अगर हम बी की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे क्या आएगा, ये भी उसके अंदर है मटेरियल के, ये भी हमारा क्या आएगा, जीरो। क्यों? क्यों? ये आखिर हुआ क्यों? क्यों का जवाब आप जाइए प्लेलिस्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, वहां पे पूरा डिटेल में डिस्कस है, गॉस लॉ वाला, जहां पे आपको सिखाया है इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है कंडक्टर की। वहां पे सारी चीजें आपको बताए हैं। तो ये है जो इसके इनसाइड है, वहां पे इनसाइड कंडक्टरी के कारण सारे चार्ज हमारे सरफेस पे चले जाते हैं, जिसके कारण हमारा वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। ये प्लेट हमारा कैसा बिहेव कर रही है, अगर इनके बीच हमारा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो बहुत ही छोटा है ना भाई। जब डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, प्लेट तो हमारा कैसन बिहेव करेगी, ये तो इनफाइनाइट प्लेट जैसा बिहेव करेगी। अगर इनफाइनाइट प्लेट के कारण हमने अभी पिछला देखा था, ई इक्वल टू क्या होता था, प्लेन शीट ड्यू टू इनफाइनाइट पे क्या होता था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता था। अगर क्यू के टर्म में लिखेंगे तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई सरफेस एरिया इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट।
यही होता था कि नहीं, 2 एप्सिलॉन नॉट इन, यही होता था यार। इसको मिटा के इधर डिटेल में देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ताकि जो जो हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इनफाइनाइट प्लेन स्टेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता था, या हमारा अगर चार्ज के टर्म में लिखें क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, यही आता था कि नहीं? बिल्कुल यही आता था। तो एक बार हम ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, एक बार बी पे, और ए बी पे हमारा क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है। तो चलो शुरू करते हैं एक एक करके। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो यार, ए के कारण कितने चार्ज हैं इस पॉइंट पे? एक ए चार्ज है Q1 माइनस क्यू, एक ए चार्ज है Q, एक ए चार्ज है X, एक ए चार्ज है Q2 माइनस X। अभी देखो सारे Q1 Q2 को हमने पॉजिटिव लिया है। अगर हमने Q1 Q2 को पॉजिटिव लिया है तो ये सारे हमारे क्या है? पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो Q1 माइनस क्यू के कारण आएगी वो तो इस डायरेक्शन में आएगी, आएगी कि नहीं? और अरे यार, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉइंट से दूर जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ना, ये प्रॉपर्टीज में सिखाए थे। Qx और Q2 माइनस एक्स तीनों के कारण हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर आएगी? इस डायरेक्शन में आएगी। आएगी कि नहीं? बोलो, समझ में आया कि नहीं? ये तीनों चार्ज एक साइड में और ये एक में, तो आप प्लस माइनस किसी को भी मान सकते हो। तो चलो मैं Q1 माइनस क्यू को इस साइड को प्लस मान लेता हूं, जो इस साइड गई है, लेफ्ट साइड, ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं Q1, इनफाइनाइट प्लेट के कारण चार्ज यही है ना, Q1 माइनस क्यू। अरे जो वहां पे है भाई, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, ये इसी को यूज कर रहा हूँ, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। क्यू की वैल्यू है अभी Q1 माइनस क्यू। ये मत सोचना कि आप कहाँ से लाए, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब देखो, इसको अगर हमने प्लस लिया है तो इस साइड की सारी डायमेंशंस क्या होंगी? माइनस। तो ये इस फेस पे कितना चार्ज है? Q। तो इधर आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। इसी तरह माइनस इधर कितना है? X डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, माइनस इधर कितना है हमारा? Q2 माइनस एक्स। ये ब्रैकेट के अंदर है, ऐसा मत कर देना, ठीक है? नहीं तो प्लस हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे हमारा कितना है? मटेरियल के अंदर, मटेरियल के, इसीलिए तो हमने दिमाग लगा के इसको लिया था। ये तो जीरो है, ये तो जीरो है। जैसे ही ये जीरो हुआ, नीचे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे? जीरो। तो चलो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। क्या क्या हमारा कॉमन है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए। इसको जब हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा? Q1 माइनस क्यू, माइनस क्यू माइनस एक्स माइनस Q2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? प्लस हो जाएगा। होगा कि नहीं? ये आ जाएगा हमारा x। यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो x से x हमारा क्या हुआ? कैंसिल हो गया। ये वैल्यू इधर आएगी, क्या हो जाएगी? जीरो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, Q1 यही आएगा ना, Q1 माइनस Q2 इक्वल, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? -2Q इक्वल टू क्या आया है? जीरो। हमें इस प्लेट पे क्या चाहिए थे? छोटू से Q की वैल्यू। तो चलो इस Q को हम इस साइड लाएंगे, राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 2Q इक्वल टू Q1 माइनस Q2। यहां से जब हमें Q की वैल्यू चाहिए थी, Q इक्वल टू निकल के आएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। देखो कितना इजीली हमने इस फेस पे Q की वैल्यू कितनी है उसको आसानी से निकाल लिया है। अभी इस फेस पे हम आगे निकालेंगे, Q1 माइनस Q करके फाइनल रिजल्ट उसके साथ एक साथ लिखेंगे। अब चलो हम क्या करते हैं, जैसे EA का निकालें, सेम उसी तरीके से EB का निकालते हैं। बोलो EB आप कर लोगे क्या? मैं करूं? चलो मैं कर ही देता हूँ, 2 मिनट लगेगा, नहीं तो आप लोग वो भी नहीं कर पाओगे। अब देखो बी के कारण यहाँ पे, अगर इस डायरेक्शन में Q2 माइनस एक्स के कारण हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी वो इधर आएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं, ये भी इलेक्ट्रिक है, इधर मैं नाम दे देता हूँ। और ये तीनों चार्ज पॉजिटिव हैं, इनके कारण इधर आएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब इस साइड को, इस प्लेट के लिए हम पॉजिटिव लेंगे और बाकी ये तीनों एक डायमेंशन में है। आप किसी को भी किधर भी ले सकते हो, आप फ्री हो। उसको हम, अरे यार वेक्टर एडिशन है, अगर इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव दिए हो इधर, तो इसके अपोजिट को क्या दोगे? इधर, इधर इसके अपोजिट को तो निगेटिव देना होगा, देना होगा कि नहीं? बिल्कुल। तो चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। क्या आएगा एक एक करके लिखते हैं। पहले हमारा किसके कारण है? इसको लिख लेते हैं Q2 माइनस एक्स, इनफाइनाइट प्लेन स्टेट के कारण
Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, उसकी वैल्यू डाल दिए 2 एप्सिलॉन नॉट ए माइनस इस साइड चार्ज हमने माना है x 2 एप्सिलॉन नॉट ए। सेकेंड प्लेट पे जो अभी इसकी जो सेकेंड बनी है वहां पे कितना है Q बाई 2 ए भी लगा है ना, 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी ए लगा दो, यहाँ भी ए लगा दो। यार इसमें कुछ बताओ रखा है Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे ई बी की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा इधर Q2 माइनस एक्स, यही बचेगा ना, इधर आएगा माइनस एक्स माइनस क्यू, इधर देखो आएगा माइनस Q1 और इधर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस Q। बोलो अगर यहाँ तक आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो, यहाँ देखो Q से ये Q क्या हो गया कैंसिल, ये इधर आएगा क्या हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट 0, अंदर क्या बचा है Q2 माइनस Q1 माइनस 2x इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू चाहिए थी, x इक्वल टू निकल के आएगा 2 भी लगा देते हैं, एक स्टेप और कर देते हैं Q2 माइनस Q1। यहाँ पे जब हम x की वैल्यू निकालेंगे 2 का मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो हमारा क्या होगा, इधर आएगा तो हमारा डिवाइड हो जाएगा Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ये आया हमारा x की वैल्यू। बोलो यहाँ तक अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो कितना इजीली हमने इस चीज को यहाँ पे निकाल लिया है, समझ में आया कि नहीं। इसके इनर सरफेस का Q1 अगर आपको यहाँ पे हमें क्या दिखा Q1 माइनस Q2, अगर इसी को हम थोड़ा दिमाग लगाएं और एडजस्ट करें, x इक्वल टू अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, एक Q2 माइनस हो जाएगा, उसको बाद में रखते हैं Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। ये मैं जस्ट इसलिए किया हूं ना कि ताकि ये दोनों वैल्यू जो प्लेट पे है आपको सेम दिखे। देखो Q1 माइनस Q2, यहाँ भी Q1 माइनस Q2। बोलो समझ में आया कि नहीं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपसे किसी भी फेस पे पूछे, अगर इस फेस पे पूछेगा Q1 माइनस Q कर दोगे, यहाँ पे पूछेगा Q2 माइनस X कर दोगे, तो चलो आया कितना उसको हम करके एक बार देख लेते हैं। ये हमारी प्लेट थी, यही थी ना, अंदर हमारा कितना था, हमने क्या माना था Q की वैल्यू क्या आई है अंदर वाले की, यहाँ पे ध्यान से देखो रिजल्ट को अच्छे से, जो हमारी Q की वैल्यू आई है इनर फेस पे Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, ये आया है हमारा इनर फेस पे। ठीक, एक मिनट पेन फंस रही है। इसी तरह आपका जो दूसरा प्लेट है, देखते हैं इसको एक बार, ये है हमारा इसका इनर फेस, हाँ सही हो गया पेन, ठीक। चलो ये है ये दूसरा प्लेट, पहले प्लेट थी जो हमने माना था बिल्कुल वही, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी थी x, तो कलर चेंज करके यहाँ पे लिखते हैं x की वैल्यू हमने कितना निकाला है Q1 माइनस Q2 के टर्म में, तो ये है हमारा माइनस Q1, यही है ना Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे देखो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, केवल साइन माइनस लगा है, और इस साइड पे हमारा कितना आएगा उसको हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा कितना था Q1, देखो Q1 माइनस Q, तो इसको यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। Q1 माइनस Q की वैल्यू पुट करता हूँ तो Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे 2Q1, वही होगा ना 2Q1 माइनस Q1, क्या आ जाएगा, ये आएगा 2Q1 माइनस Q1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस Q2 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो 2Q1 में से Q1 जाएगा, कितना बचेगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो जो ये हमारा बाहर की तरफ आया, अरे अरे यही था ना Q1 माइनस Q2 था बाहर पे, तो हमने एक Q की वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट किया है, तो ये वैल्यू जो हमारी निकल के आई है, कितनी निकल के आई है, इसके बाहर पे कलर चेंज कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे फिर से। तो ये निकल के आई है बाहर साइड Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। देखो इस प्लेट पे दोनों पे आ गए, इनर पे आई है Q1 माइनस Q2 बाई 2, इधर आई है Q1 प्लस Q2 बाई 2। अब इसी तरह इसके इनर पे माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2 आई है, आउटर पे कितना था कि x की वैल्यू थी ना Q2 माइनस x, तो यहाँ पे देख लेते हैं Q2 माइनस x की वैल्यू माइनस पहले से है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसको हम प्लस डाल दें, प्लस Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2।
ये इसके साथ है, ठीक। ये माइनस माइनस क्यों हुआ, यहाँ पे एक माइनस पहले से था, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया है। जब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, ये देखो क्या आएगा, 2Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ 2Q2 से एक Q2 निकलेगा, ये निकल के आएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। अरे ये तो दोनों प्लेट का बाहर एकदम सेम ही आ गया, जो यहाँ पे था Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। और अगर आपको ये देखना है कि क्या ये हमारा Q2 के बराबर आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके आप देख लेना। अगर यहाँ पे हमने जो Q1 लिया था वो वही आएगा, और यहाँ पे हमने Q2 लिया था वो वही आएगा। बोलो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपसे कभी पूछे, निकाल लोगे कि नहीं? एकदम आराम से, कुछ नहीं करना है। देखो बाहर दोनों प्लेट पे सेम आ रही है, अंदर पे दोनों का डिफरेंस लेके इधर जो लेगा उसका अपोजिट आएगा। Q1 और Q2 को साइन के साथ रखना है, इस बात को मत भूलिएगा। यहाँ पे जो इनके बीच का कैपेसिटेंस आएगा C, यहाँ पे मैं इसको ब्लैक कलर से लिखता हूं, C इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। जो C है ये हमारा चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। इस प्लेट पे कुछ भी रहे, अगर कैपेसिटेंस, एनर्जी, वो सब पूछे, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। हाफ से भी स्क्वायर वो रख के हम यहाँ से निकाल लेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं? C हमारा चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए किसी भी फेस पे निकालने की जरूरत नहीं है। अब चलो एग्जांपल में देखते हैं कि इसको हम एग्जाम में अगर पूछा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो करेंगे कैसे। तो रैंडम हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमारा प्लेट है, आप देखो Q1 Q2 को यहाँ पे Q1 एंड Q2 को आप नोट करके देख लो। Q1 एंड Q2 पुट विथ साइन, क्वेश्चन में जो साइन दिया हो और इसी अकॉर्डिंग पुट करना, जो यहाँ पे हमने रिजल्ट निकाला है, ठीक। तो चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं, क्या ले लें, चलो बोल देते हैं यहाँ प्लस 12 माइक्रो कूलम दिया है इस प्लेट पर। और एक और प्लेट है सेम, ये माइनस दे दें, चलो माइनस दे देते हैं। यहाँ दिया है -8 माइक्रो कूलम। आपसे पूछा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप बताइए इसके इनर और आउटर फेस पे। अगर इसको मैं ए दे दूं, आउटर फेस को, इसको बी, इसको सी और इसको डी, आपको बताना है फाइंड चार्ज ऑन द प्लेट, फाइंड चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ प्लेट ए बी सी एंड डी, ऑन द सरफेस ऑफ प्लेट ए बी सी एंड डी। चलिए वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से आप सॉल्व कीजिए। ये तो यार तुरंत हो जाएगा, देखो यहाँ भी रिजल्ट आपने देखा है। बस इसी फॉर्म में उठा के रखना है, बस यही ध्यान देना, Q1 Q2 को साइन के साथ पुट करना है। तो चलो करते हैं, देखो कितना इजी है। बाहर वाले पे क्या है, देखो Q1 प्लस Q2 सेम आने वाला, एक निकाल लेंगे, काम हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे माइनस है, तो ए के लिए हम देख रहे हैं, ए के लिए तो Q1 प्लस Q2 12 प्लस यहाँ पे क्या है, -8 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 2। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2, 12 में से 8 गए, क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे निकल के आएगा हमारा 2 माइक्रो कूलम। अंदर देखते हैं, अंदर पे हमारा क्या था, Q1 माइनस Q2। तो चलो अंदर वाले सरफेस पे देखते हैं, अंदर बी पे हमारा क्या है, Q1 माइनस Q2। तो यहाँ पे है 12 माइनस, और ये है हमारा -8 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 8 20 बाई 2, ये निकल के आएगा 10 माइक्रो कूलम। इस साइड हमारा निकल के आया है 10 माइक्रो कूलम। देखो दोनों का चार्ज कंजर्वेशन फॉलो कर रहा है, 2 एंड 10 मिलके क्या हुआ 12, जो हमने माना, मतलब बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसके इनर पे यहाँ पे कितना आएगा, देखो जस्ट उसका अपोजिट आ रहा है, इनर वाले पे अपोजिट। बस आप एक पे निकाल देना, इनर वाले पे माइनस कर देना, और आउटर वाले पे जो यहाँ पे आया है वही यहाँ पे 2 कर देना। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप सॉल्व करके देखना, वही आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं? कोई भी प्लेट दे के आपसे अगर पूछे चार्ज का कुछ भी मैग्नीट्यूड साइन के साथ, आप कर लोगे कि नहीं किसी भी फेस पे? एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके नीट और जेई में दोनों में कई बार पूछा गया है कि इसके अलग अलग फेस पे कितने चार्ज आएंगे। देखो कितने आसानी से आप निकाल लोगे। अगर आपसे डेरिवेशन में कभी कुछ पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में।
इसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। अगले सेशन में हम लोग इसके कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा सीरीज, पैरेलल वो सब पूरा डिटेल में डिस्कस होगा। बस आप पूरा सेशन देखिए शांति से। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि फिजिक्स में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, हमारा आपसे वादा है। और आपको पता होगा कि मेरे जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो मेरे नोट से ही आए हैं। अगर आपको यकीन ना हो, मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, आप जाके देखिए। 2024 में जो जेईई और नीट के एग्जाम हुए हैं, जितना चैप्टर मैंने क्लास 11 का लिया था ना, सारे क्वेश्चन उसके अंदर ही आए हैं। और मैं अब भी बोल रहा हूँ, जो 2025 में नीट और जेईई का होगा, सारे क्वेश्चन नोट से ही आएंगे। तो आप बेफिक्र होके यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसके अलावा एक प्रैक्टिस सेशन के लिए मैं पीवाईक्यू पूरा कराता हूँ और कुछ स्टैंडर्ड बुक की क्वेश्चन कराता हूँ, तो आप उसको फॉलो कीजिए। उससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली एग्जाम में आपकी एक अच्छी रैंक आ जाएगी। तो चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। थैंक यू।